डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वैध शासन प्रणाली के बंगाल पर जो दुष्प्रभाव सामने आए उनके विषय में। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि द्वैध शासन प्रणाली क्या है और इसे बंगाल में कब और किसने लागू किया। साथ ही साथ मैं ये भी बता चुकी हूँ कि क्लाइव की इस द्वैध शासन प्रणाली का क्या औचित्य था। आज हम इसके बंगाल पर जो दुष्प्रभाव सामने आए उनके विषय में बात करने वाले हैं। इनमें पहला प्रभाव हमें प्रशासनिक व्यवस्था पर देखने को मिलता है, जिसमें हमारा प्रथम बिंदु है प्रशासनिक व्यवधान। प्रशासन की शिथिलता के कारण देश में कानून और व्यवस्था लगभग ठप्प सी हो गई थी। इस द्वैध शासन प्रणाली का वास्तविक और सबसे प्रमुख दोष यह था कि शक्ति कंपनी के हाथ में थी, पर वह शासन का भार उठाने को तैयार नहीं थी। वह अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। नवाब नाम मात्र का शासक था, पर प्रशासन का समस्त भार उसी पर डाल दिया गया, जबकि उसके पास कोई भी शक्ति नहीं थी। उसके पास न संप्रभुता थी। वह केवल कंपनी के हाथों की कठपुतली मात्र था। नवाब को केवल 53 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के रूप में मिलता था। उस धन से वह राज्य का प्रशासन संचालन में असमर्थ था। उसके अधिकारी व कर्मचारी उसकी स्थिति को भली भांति समझते थे। उन्हें अच्छे से मालूम था कि नवाब संप्रभु शक्ति नहीं है। संप्रभु शक्ति तो कंपनी है और नवाब वैसे ही नाचता है जैसे कंपनी उसे नचाती है। जब नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली है, तो नवाब के कर्मचारियों ने भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अब वे न तो नवाब की आज्ञा मानते थे और न ईमानदारी से प्रशासनिक कार्यों में ही सहयोग देते थे। घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार का इस समय समस्त प्रशासन में बोलबाला था। इन प्रशासनिक कर्मचारियों की इस उदासीनता के परिणाम स्वरूप बंगाल का प्रशासन दिनों दिन शिथिल पड़ता चला गया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अतः इस व्यवस्था ने समस्त प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। 1858 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जॉर्ज कार्नवाल ने कहा था कि मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। द्वैध शासन प्रणाली का दूसरा दुष्परिणाम हमें कृषि व्यवस्था के ऊपर देखने को मिलता है। इसमें हमारा दूसरा बिंदु है कृषि का ह्रास। भारत का अन्न भंडार बंगाल अब पूरी तरह से उजाड़ बन चुका था। भूमि कर संग्रह का जो काम है वो प्रति वर्ष ठेके पर देने की प्रथा शुरू हो गई थी। जो अधिक से अधिक बोली लगाता था उसी को भूमि कर वसूल करने का कार्य दे दिया जाता था। इन भूमि कर वसूल करने वालों की भूमि को उपजाऊ बनाने या उसको विकसित करने में कोई रुचि नहीं थी। वे जानते थे कि भूमि उनके पास स्थायी रूप से नहीं है, अगली बार किसी और को मिल जाएगी। तो ऐसे में उनका उद्देश्य अधिकाधिक लगान वसूल करना था। इस संबंध में एक अंग्रेज़ विलियम बोल्ट्स, जो कंपनी के एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा है कि इन निर्धन लोगों को कई बार तो लगान अदा करने के लिए अपने बच्चे तक बेचने पड़ते थे, तथा यदि वे फिर भी भूमि कर अदा करने में असफल हो जाते थे तो भूमि को छोड़कर भाग जाते थे। बहुत से किसान इस समय बंगाल में डाकू बन गए। इसी प्रकार एक अन्य अंग्रेज़ रिचर्ड बीचर ने कंपनी के डायरेक्टरों को
बंगाल की स्थिति के संबंध में लिखा था कि यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाचारी शासकों के अधीन भी हरा भरा तथा लहलहाता और खुशहाल प्रदेश था, जब से कंपनी को दीवानी मिली है उजाड़ हो गया है, जिससे प्रत्येक अंग्रेज को दुख होगा। ऐसे ही समय में दुर्भाग्य की बात है कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 जनता मौत के मुंह में समा गई। पैदावार न होने पर भी आमिल किसानों का भयंकर शोषण करते रहे। सरकार से न्याय की आशा न रखते हुए किसान भूमि छोड़कर भाग गए। बड़ी संख्या में किसान व जानवर भूख से मर गए। जब से अंग्रेज़ों को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था, तब से उनका प्रमुखतम उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूल करना हो गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने मूल देश ब्रिटेन का विकास करना था। ऐसे में बंगाल के वस्त्र उद्योग को उनके इस दृष्टिकोण से भारी हानि उठानी पड़ी। कंपनी मुख्य रूप से यह चाहती थी कि भारत से वो अधिक से अधिक कच्चा माल उठाकर ब्रिटेन ले जाए और वहाँ से तैयार माल भारत में भेजे। 1769 में कंपनी के डायरेक्टरों ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिए थे कि कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित करें तथा रेशमी कपड़ा बुनने को निरुत्साहित करें। रेशम का धागा लपेटने वालों को कंपनी के लिए काम करने पर बाध्य किया जाता था। कुछ जुलाहों ने तो अंग्रेज़ों के इस अत्याचार और इस उत्पीड़न से तंग आकर अपने अंगूठे ही कटवा लिए। अब यह कार्य उनके लिए लाभप्रद नहीं था। कंपनी के एक समकालीन कार्यकर्ता ने इस उत्पीड़न का अपने विवरण में उल्लेख करते हुए लिखा है कि कंपनी के गुमाश्ते जुर्माना, कैद, कोड़े इत्यादि के भय से जुलाहों को अग्रिम धन लेने तथा माल तैयार करने के लिए हस्ताक्षर करने पर बाध्य करते थे तथा फिर वे अन्य लोगों के लिए कार्य नहीं कर सकते थे। इन लोगों से दासों की तरह काम लिया जाता था। इस प्रकार आगे चलकर बंगाल में कपड़ा उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। कंपनी के ये धूर्त कर्मचारी बाजार मूल्य से लगभग 15 से 40% तक कम मूल्य जुलाहों को अदा करते थे। इसका 5वां और सबसे अंतिम दुष्प्रभाव जो कि समाज पर पड़ा, वो है समाज का नैतिक पतन। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के कारण समाज में अब काम करने की प्रेरणा समाप्त हो गई थी, कर्म की प्रेरणा समाप्त हो गई थी तथा समाज लगभग निर्जीव सा हो गया था। उसमें कोई उत्साह नहीं दिखाई देता था। उसमें सड़न के लक्षण प्रत्यक्ष दिखने लगे। कृषक अब केवल इतना ही उत्पादन करते थे जितने से केवल उनका गुजारा हो सके, क्योंकि उनको मालूम था कि वो जितना अधिक उत्पादन करेंगे उतना ही अधिक उन्हें लगान के रूप में अपनी मेहनत का हिस्सा देना पड़ेगा। इसी प्रकार वह जुलाहा जो अपने परिश्रम का लाभ स्वयं नहीं भोग सकता था, अब उसने उत्तम कोटि का उत्पादन करने का जो उसका लक्ष्य था उसे छोड़ दिया। इस प्रकार समाज में चारों ओर एक निराशा सी छा गई।